अगली चिट्ठी नील शुक्ला की। आदरणीय ताऊ प्रणाम, लवली खांचा को आदाब, सरदार को शालीनता से नमस्ते भैया। मैं एक कम सीधा सादा आईटी मजदूर गुड़गांव में काम करता हूँ। कहानी शुरू होती है मेरे दोस्त की शादी से। जी हाँ, वही शादी जहाँ मुझे अगले दिन शाम की ट्रेन पकड़नी थी, पर उसके 2 दिन पहले ही मुझे ज़ुकाम ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सोचा था थोड़ा नाक बहेगा, थोड़ा खांसी होगी, फिर मटर पनीर और गरम गरम गुलाब जामुन खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऑफिस के एसी ने मेरे इस सपने में कूल एयर स्ट्राइक कर दिया। कूल एयर। ऑफिस के डॉक्टर ने दवा दी, मैंने सर्दी रात लग को गई। दाल रोटी के बाद खा ली, लेकिन गुड़गांव की हवा AQI 500+ और घर के बाहर के कंस्ट्रक्शन में मेरी सांसों के साथ जिम में डेडलिफ्ट कर रहा था। सुबह 5 बजे नींद टूटी तो लगा कि मेरे फेफड़े गूगल ड्राइव की तरह आउट ऑफ स्पेस होने लगे हैं। मैंने अपने कज़न डॉक्टर को कॉल किया। उसने कहा, भैया चिंता जिन करा, नेबुलाइजर ले लेहा, संझा की एक दाएँ फिन ले लेहा, ओके बाद नाचे के बरे एकदम टन हो जाबे। पर सुबह सुबह क्लिनिक बंद होते हैं तो गूगल मैप के भरोसे मैं और मेरा फ्लैटमेट नज़दीकी अस्पताल पहुंच गए। मैंने अपने कज़न का व्हाट्सएप पर भेजा हुआ प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर साहब ने आला लगाकर मुझे 2-3 बार तेज़ तेज़ सांस लेने को कहा। फिर कंपाउंडर को नेबुलाइज़र में दवा भरने को कहा। कंपाउंडर ने दवा भर दी। डॉक्टर साहब ने कंपाउंडर से कहा, कुछ दवा मैं लिख देता हूँ, इनको ला कर दे देना। 2 मिनट नेबुलाइज़र लेने से जब कुछ आराम हुआ तो मैंने चारों तरफ मुंडी घुमाया तो 25 बेड वाले अस्पताल में मैं इकलौता मरीज़ था। भोर का पहर, नेबुलाइजर खत्म ही होने वाला था कि एक और महोदय निक्कर टी-शर्ट में तेज चाल और डॉक्टर वाली एक्टिंग के साथ अंदर आए, मुझे पूरा यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कि वो खुद ही डॉक्टर हैं। लेकिन जनाब की असल पहचान मुझे बाद में मालूम हुई। वो डॉक्टर नहीं थे बल्कि उसी अस्पताल के मालिक थे और भाई साहब की डिग्री शायद प्रॉफिट एंड लॉस में थी, MBBS में नहीं। पहली मुलाकात में बोले, आपको TB के लक्षण हैं। अरे भाई, अमिताभ जी भी कहते हैं 2 हफ्ते खांसी आए तो सोचो, यहाँ 2 दिन में आपने T-बोन स्टेक बना दिया। बस फिर क्या था, एक्सरे, CT स्कैन, खून पे खून, सब फ्री फायर मोड में। एक्सरे में बस कंजेशन था, बाकी सब नॉर्मल। लेकिन बोले 3 दिन AC वार्ड में रहो, नहीं तो कंजेशन TB में बदल सकती है। मैं उस वक्त इतना घबरा गया कि ये भूल गया कि मुझे ज़ुकाम है, तो ये महाशय AC वार्ड में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी नवंबर के तीसरे हफ्ते में। खांचा 3 दिन तक मुझे ग्लूकोज चढ़ाया गया जैसे मैं ह्यूमन पावर बैंक हूँ, और पैरासीटामोल ऐसे कि बुखार भी सोच ले कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। 76 से वज़न मेरा 70 हो गया और बिल हो गया आधा लाख। शुक्र है मेरी कंपनी ने ज़्यादातर रिफंड करा दिया, वरना मैं शायद अब बैंक से पर्सनल लोन लेने खड़ा होता। 3 दिन बाद निक्कर वाले महोदय ने OPD में फिर से दिखाने को कहा और साथ ही कहा कि अस्पताल को 5 सितारा रेटिंग दे देना। लेकिन मैं उस अस्पताल की तरफ वैसे ही नहीं गया जैसे हमारे गांव में लोग प्रेतिन वाले बरगद की तरफ नहीं जाते। और हाँ, मेरे दोस्त की शादी तो मिस हो ही गई। अब 10 महीने हो गए हैं उसकी शादी को, पता नहीं उसने माफ़ किया है या नहीं। ताऊ बस यही दुआ है, ईश्वर न करे किसी को ऐसा निक्कर वाला अस्पताल का मालिक भेटाए जो डॉक्टर का छद्म बना करके आपकी जेब का एक्सरे कर दे। इस चिट्ठी के जरिए मैं अपने तीमारदार फ्लैटमेट को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने सर्दी जुकाम से लेकर बोरियत तक का इलाज ऐसे किया जैसे ये उनका शौक हो। कभी चाय ले आए, कभी खाना, कभी बस बैठकर मेरे बेमतलब किस्से सुन लिए। पूरे वक्त साथ खड़े रहे जैसे बारिश में छतरी। 3 ताल स्टाफ का एक लुटा पिटा पर खुश त्रिपाठी बंधु के शुक्ला, नील शुक्ला, रायबरेली उत्तर प्रदेश, फिलहाल गुड़गांव से। वो निक्कर में पहन के उनको संदेश तो दिया था कि तुम भी इसी हाल से यहाँ से निकलो, मतलब पैंट तक तुम्हारा नोच को उतार लेंगे। अस्पताल जाना भाई साहब, अब बच गए, ये अच्छी बात है, सेहत आपकी ठीक हो गई, वरना वो जीवां डॉक्टर भी रखते होंगे अपने पास। ऐसे अस्पताल बहुत हो गए हैं जो कि बीमार को सही को बीमार करने के लिए और बीमार को और बीमार करने के लिए, ताकि वो पैसा कमा सके। बीमार को देखते ऐसे हैं जैसे कि ये गया, हाँ, ये हमारे आय का स्रोत है, उसमें रुपये देखते हैं उनको। और उनका अगर हेल्थ इंश्योरेंस हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। उसमें आप भी कंफर्टेबल होते हैं कि मेरे से क्या ही जाना है। हाँ, ये वाला रिश्ता क्या कहलाता है पता नहीं, पर बहुत खतरनाक रिश्ता है ये। अगली चिट्ठी है अंजलि की। 3 ताल की त्रिमूर्ति को प्रणाम। मेरा नाम अंजलि, उम्र 18, वर्तमान में BA LLB द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं विगत 6 महीनों से 3 ताल के लगभग सारे एपिसोड सुन रही हूँ। ये चिट्ठी दूसरा प्रयास है। 3 ताल का मेरे जीवन में प्रवेश एक ऑनलाइन दोस्त के माध्यम से हुआ। पिछले 1 वर्ष से पुणे में हूँ और यहाँ भाषा को लेकर जो तनाव का माहौल है उससे निपटने में 3 ताल ने काफ़ी सहायता दी। ऐसे ही एक दिन DMart से बाहर ऑटो में बैठी 2 बार ड्राइवर ने मुझसे मराठी में सवाल पूछा। मैंने कम से कम हिंदी और ज़्यादा से ज़्यादा मराठी में जवाब देने का प्रयास किया। ड्राइवर समझ गया और मराठी सीखने के फ़ायदे मराठी में ही बताने लगा।
इस बात से अनजान कि मेरे कानों में ईयरफोन लगे हैं और मैं 3 ताल के एपिसोड के अंत पर हूँ। और जैसे ही सरदार ने जय हो का नारा लगाकर एपिसोड ख़त्म किया, मैंने मुस्कुराकर ऑटो ड्राइवर से कहा, हो ना काका, बरोबर बोलत तुम्ही। मध्य प्रदेश से होने के कारण हिंदी मेरी पहली भाषा रही, जिसे सुना, समझा और बोला। बचपन से ही हिंदी और स्थानीय भाषाओं से लगाव था, पर घर वाले एवं शिक्षक मुझे फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़वाना चाहते थे। मुझसे गोदान छीनकर इंग्लिश ग्रामर की किताब पकड़ा दी गई। भाषा तो भाषा है, अंग्रेजी के प्रति भी लगाव है, पर प्रेम नहीं है। 11वीं में जब क्लैट की तैयारी शुरू की, तब पता चला कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, ऐसा माननीय मुख्य न्यायालय का कहना है। पहली बार हिंदी को थोड़ा तिरस्कृत नज़रों से देखा और द हिंदू, एऑन, वर्ल्ड पावर में डीजी के खेल में पढ़कर हिंदी को वैसे भूला जैसे बच्चा 11वीं में बाइक मिलने पर सालों पुरानी साइकिल को भूल जाता है। आज 3 ताल के माध्यम से वही भाषा, उससे ज़्यादा वही बोलियां सुन पा रही हूँ जो घर और गाँव में सुनने को मिलती थी। ये 3 ताल से जुड़ाव की बात हुई। अब मेरे कुछ सवाल हैं जो जवानी की गलतियां एपिसोड से संबंधित हैं। सवाल अगर सबको असहज करें उसके लिए क्षमा प्रार्थी। ये सवाल मेरे मन में कई दिनों से था, फिर सरपंच की बातों ने दिमाग के टाँके और खोल दिए। फिर लगा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा पूछने का। सरपंच ने उस एपिसोड में कहा था, घर का पर्याय माँ क्यों नहीं होता। सभी आदरणीय व्यक्तियों से क्षमा, परंतु मैं इस कथन से सहमत नहीं, जिसका कारण है मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव। अपने ही घर पर मेरे जीवन के सबसे सुंदर पल वो थे जिसमें मेरी माँ मेरे आसपास मौजूद नहीं थी, और शायद यही कारण थे कि वे मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पल थे। क्या आपको नहीं लगता कि हमने रिश्तों के स्वरूप को सबसे ज़्यादा जनरलाइज कर दिया है? साधारण सी बात है, 5 साल का BA LLB कोर्स करने के बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं अच्छी वकील बन पाऊंगी। सेम गोज़ विद एनी अदर प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, किसी के अच्छे होने की गारंटी नहीं। पर जब 2 व्यक्ति माँ बाप बनते हैं, पता नहीं क्यों वो भीड़ से अलग हो जाते हैं और महान हो जाते हैं, जबकि इसमें केवल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का ही योगदान था और कुछ नहीं। और इसके बाद भी उन्हें एकदम भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। अब क्योंकि भगवान है तो वो गलत नहीं हो सकते, और अगर गलती हो भी जाए तो नीयत ख़राब नहीं हो सकती। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो इंसान है, गलत, क्रूर, बुरे भी हो सकते हैं, हमेशा महान नहीं। प्रसंगवश एक कविता, गज़ल है शारिक कैफ़ी की। किसको किसका ध्यान है घर में, चुप रहना आसान है घर में। मैं कब इतना बड़ा हो गया, हर कोई हैरान है घर में। आज की सुबह अलग सी है कुछ, एक कोना वीरान है घर में। इतनी गहरी सांस न खींचो, एक ही रोशनदान है घर में। बाहर लोग फिदा हैं जिस पर, वही हंसी बेजान है घर में। सब इतने मोहतात से क्यों हैं, क्या कोई मेहमान है घर में। जय हो, अंजलि। सवाल जो उनका है वो जायज़ है। सरपंच का सवाल भी जायज़ था, और हम सब के सवाल जो है वो जायज़ होते हैं, और हमने जो जवाब ढूंढे हैं वो भी जायज़ ही हैं। बहरहाल, आंखें दरवाजे पे टिकी है, लेकिन मेरे कान है घर में। क्या बात। गॉसिप के आदि लोगों का ना किस्सा ही अलग है। बढ़िया। लिखते रहिए अंजलि। अगली चिट्ठी है फर्स्ट कंपाउंडर की। राम राम ताऊ सरदार और लव उर्फ खांचा, मेरा नाम फर्स्ट कंपाउंडर, गाजियाबाद से हूँ। नाम और काम की चर्चा अगली चिट्ठी में। मुझे ये सोचकर अपने आप पर बहुत गर्व होता है कि मैं आपका फर्स्ट एपिसोड से TT स्टाफ हूँ। वाह। लेकिन उतना ही अजीब लगता है कि कभी एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। पिछले एपिसोड में अस्पताल को लेकर के हुई बात ही बताना चाहता हूँ। हम भी वहीं छोटे मोटे कंपाउंडर हैं, पर आजकल अस्पताल को देखकर इतना डर लगता है, जैसा आपने खुद कहा, अस्पताल अब होटल बन गए हैं। ऐसा ही एक किस्सा है। अभी नया नया चयन हुआ था। इसके पहले रिटेल में काम किया तो सोचा मज़ा आएगा, सीखने को मिलेगा, लेकिन ये नशा मेरे जॉब के 5 दिन बाद ही उतर गया, जब एक कम आय वर्ग की मरीज़ हमारे पास आई और उसने कहा, बाबू अभी 2 दिन की दवाई दे दो, पैसे कम हैं। हम नए थे, काट छाट करके पकड़ा दी लूज़ मोशन की सबसे ज़रूरी दवा, नॉर्फ्लॉक्स TZ। बस यही हमारी भारी गलती हो गई। वो आंटी तो चली गई, लेकिन 10 मिनट बाद OPD ख़त्म होते ही हमारे पास कॉल आई, कैबिन में आओ। हमें लगा हमारी परफॉर्मेंस पे बात होगी, लेकिन बात हुई उस कटी हुई दवाई पर। और जैसा कि सबके बॉस होते हैं, पूछते कम बताते ज़्यादा हैं, उन्होंने बताया, बेटा यहाँ कभी ये मत सोचना कि मरीज़ आ रहा है, हमेशा ये सोचना कि कस्टमर आ रहा है। मैंने पढ़ा लिखा स्टाफ इसलिए रखा है ताकि अच्छे से मैनिपुलेट किया जा सके, जो चीज़ चाहिए भी नहीं वो भी दे सको। बस वो दिन था और आज का दिन है। जैसा कि खांचा बोलते हैं, जहाँ आदमी का मन ना हो वहाँ कभी काम नहीं करना चाहिए। उसी दिन सोच लिया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही ख़त्म होगा हम रिज़ाइन दे देंगे। और आज अजीब संयोग है कि ये चिट्ठी भी मैं किसी दूसरे अस्पताल से लिख रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे घर एक नन्हा मेहमान आया है, मेरा भतीजा। फ़िलहाल NICU में है
और मैं बना हूँ आज अटेंडेंट। चिट्ठी बहुत लंबी हो गई, उसके लिए काफ़ी माफ़ी। अगर ये चिट्ठी कभी सिलेक्ट होगी तो अगली बार और लिखने को बल मिलेगा। आपका अपना फर्स्ट कंपाउंडर गाजियाबाद से। कंपाउंडर साहब आपकी जय हो यार, अच्छा काम तो क्या एक ही बार किए, वो अलग बात था। एक ही बार कर पाएंगे, दोबारा नहीं कर पाएंगे क्योंकि रोक दिया गया होगा। बट अच्छी बात है कि एक बार तो किया यार, बहुत अच्छा। क्या करें, करें तो करे क्या, दिल की सुने, दिमाग की सुने, ये मालिक की सुने, किस किस का सुने। ये लेकिन एक बहुत बड़ा ये चक्कर रहता हो कि दवाई मुझे पत्ते ही लेने पड़ेंगे पूरे। क्यों, काट के दो यार, जैसे गाँव में मिलते थे पहले, 2 खुराक दे दो, 4 खुराक दे दो, नहीं पूरा पर पत्ता ही वो लेना बेचने बैठा है ना, पड़ेगा। आप वही जब प्रॉब्लम है, बेचने वाले के पास ये अधिकार हो धंधा बना दिया सारा। तो वो अधिकार का दुरुपयोग ही करेगा।